गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम साथियों। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द टीचर साहब पर। मैं मोहित दीक्षित आपके लिए फिर लेकर आया हूँ राष्ट्रीय आंदोलन की क्लास, नेशनल मूवमेंट ऑफ इंडिया। हमने अभी तक नेशनल मूवमेंट ऑफ इंडिया का जो है तीसरे चरण की शुरुआत की है। 3 चरणों से पहले हमने 2 चरण पढ़े, उनके बारे में मैंने आपको रिवीजन भी साथ साथ करा था। तो तीसरे चरण में मैंने आपको कल तक जो वीडियो में आपको पढ़ाया उसको आज मैं रिवाइज करा दूंगा और उसके आगे आज की क्लास को शुरू करेंगे। तो कल मैंने बताया था आपको कि जो तीसरा चरण है इसे गांधी युग कहते हैं। इसका जो टाइम पीरियड है 1919 से 1947 होता है। आप देखेंगे इस जो पीरियड मतलब इस चरण की शुरुआत आप देखेंगे कि जो है गांधी जी के भारत आगमन से होती है। तो गांधी जी का जो भारत में आगमन हुआ था वो जनवरी 1915 में हुआ। गांधी जी के जो अगर बात करें राजनीतिक गुरु की तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के हीरो अगर बनकर उभर पाए थे तो गांधी जी ही थे, जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के हीरो बनकर उभर पाए। असली मेन लीड एक्टर अगर कहें कि अगर जैसे मान लीजिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एक फिल्म है चल रही है तो अगर उसका लीड एक्टर ढूंढा जाए तो गांधी जी ही हैं। तो गांधी जी के जो है भारत आगमन के साथ इसकी शुरुआत होती है। और गांधी जी का जो पहला सत्याग्रह था वो चंपारण सत्याग्रह था 1917, जो कि पेपर्स में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है कि गांधी जी ने भारत आकर पहला सत्याग्रह कौन सा किया था। तो चंपारण सत्याग्रह 1917। यहाँ चंपारण बिहार में है। चंपारण के एक नेता थे राजकुमार शुक्ला, किसान नेता थे, उनके बुलाने से गांधी जी वहाँ जाते हैं। और गांधी जी को वहाँ जब सफलता मिलती है तो उनको रविन्द्रनाथ टैगोर महात्मा की उपाधि देते हैं। उसके बाद अब गांधी जी का जो दूसरा आंदोलन देखेंगे वो था अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, जिसमें गांधी जी ने प्रथम बार भूख हड़ताल की थी। ये 1918 में हुआ था। यह मिल मालिकों और मजदूरों के बीच जो प्लेग बोनस को लेकर विवाद था उसके लिए हुआ था। और इसकी मेन बात यह थी कि इसमें जो अम्बालाल साराभाई की जो बहन अनुसुईया बेन थी वो इनकी सहयोगी रहती है। ये कई बार क्वेश्चन आता है कि जो है अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन में गांधी जी के सहयोगी कौन रहते हैं, तो अनुसुईया बेन रहती हैं। अब इसके बाद जो गांधी जी का तीसरा आंदोलन था भारत में वो खेड़ा सत्याग्रह था, जो कि प्रथम असहयोग आंदोलन था भारत में गांधी जी का। इसमें क्या हुआ था, जो किसानों की फसल हुई थी वो बर्बाद हो गई थी और अंग्रेज उनसे मालगुजारी वसूल कर रहे थे, उसके विरोध में ये किया गया। इसमें गांधी जी जो है गांधी जी को इंदुलाल याग्निक, वल्लभ भाई पटेल और विट्ठल भाई पटेल का साथ मिलता है। अब हम बात करेंगे इसके बाद जब गांधी जी की ये सारी सफलताएं चल रही थी तो इसी बीच इस सब चीज़ों से परेशान होकर अंग्रेज जो है एक कानून लाते हैं जिसे रोलेट एक्ट कहा गया। रोलेट एक्ट कानून 1919 में आया। यह क्रांतिकारियों के दमन की एक नीति थी। इसे बिना वकील, बिना दलील, बिना अपील का कानून की संज्ञा दी गई। इस पे अगर आप बात करें तो इस कानून के तहत मजिस्ट्रेट किसी को भी शंका के आधार पर धर के दबोच लेता था और उसे जब तक मन हो उसे जेल में रखता था। तो रोलेट एक्ट के थ्रू जो है गांधी जी को जेल होती है वो 6 अप्रैल को होती है। 9 अप्रैल को होती है गांधी जी की गिरफ्तारी। 6 अप्रैल को गांधी जी ने क्या किया था, तो देशव्यापी आंदोलन का एक सत्याग्रह सभा बनाई थी जिसमें कहा गया था कि यह आंदोलन देशव्यापी हो रोलेट एक्ट के विरोध में। अब इसी बीच आप देखेंगे कि जलियांवाला बाग हत्याकांड हो जाता है, क्योंकि 9 अप्रैल को जो है पंजाब के 2 बड़े नेता डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को अंग्रेजी सरकार गिरफ्तार कर लेती है। इसके विरोध में 13 अप्रैल को बैसाखी के दिन अमृतसर में एक सभा आयोजित होती है। उस पर जनरल डायर गोलियां चलवा देता है। इसमें क्या होता है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि को जो है त्याग दिया था। इसके बाद और बात करें तो इसमें शंकर नायर ने अपनी वायसराय की कमेटी को छोड़ दिया था। इसमें एक और मुख्य बात थी कि कांग्रेस ने एक पंडित मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई थी। और जबकि दूसरी बात अगर बात करें दूसरी कमेटी जो कि अंग्रेज़ों द्वारा बनाई गई वो हंटर आयोग थी। हंटर आयोग में पूछा जाता है कि जो भारतीय थे उनके नाम पूछे जाते हैं। तो हंटर आयोग में 3 भारतीय थे, चिमनलाल सीतलवाड़, सुल्तान अहमद, जगत नारायण। अब इसके बाद मतलब जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ उसके बाद भारत में एक आंदोलन चला जिसे खिलाफत आंदोलन कहते हैं। खिलाफत आंदोलन क्या था, तो यह मुसलमानों द्वारा किया गया आंदोलन था, भारतीय मुस्लिमों के द्वारा।
क्योंकि तुर्की पर जो है मित्र राष्ट्रों का कब्जा हो गया था, वो तुर्की का विभाजन कर रहे थे और खलीफा के पद को हटा रहे थे। तो इस 1919 में ही यह खिलाफत आंदोलन शुरू होता है। खिलाफत आंदोलन के मुख्य नेताओं की बात करें तो इसमें अली बंधुओं का प्रभाव देखने को मिलता है। अली बंधुओं के आप नाम पूछे जाते हैं, आपके पेपर्स में कई बार पूछा गया, पेट के एग्ज़ाम में दो बार पेपर जो कराए गए उनके 2-3 सेटों में पूछा गया। तो उनके नाम जानना जरूरी है, जो कि अली बंधुओं के नामों की बात करें तो मोहम्मद अली और शौकत अली थे। अब इसमें गांधी जी अपना सहयोग प्रदान करते हैं। इसके एवज में जो खिलाफत आंदोलन की कमेटी थी उसने गांधी जी के असहयोग आंदोलन में भाग लेने का जो है निर्णय लिया था। अब हम खिलाफत आंदोलन के आगे आज असहयोग आंदोलन से अपने आज के इस सेशन की शुरुआत करते हैं। देखिए, रिवीजन करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि पीछे क्या पढ़ा हमने, इससे आपको पता चलेगा कि मैंने पिछली वीडियो में क्या पढ़ाया था। आप वो चीज़ें भी पीछे जाकर देख पाएंगे। और एक चीज़ और कि आज के जैसे सेशन में हम एंट्री कर रहे हैं तो पीछे रिकैप करा दिया आपने, अगर पढ़ा होगा तो आज का डाइजेशन है ये। मान लीजिए आपने कुछ खाया तो उसके लिए एक्सरसाइज करते हो, एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी होती है। तो वही उसी तरह मैं आपको बता देता हूँ मोटा मोटा कि क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, हाइलाइट्स कर देना चाहिए जिससे आपको आसानी से चीज़ें याद हो सके। अब आज के सेशन की शुरुआत करेंगे। आप मेरी तरह से अगर नोट्स को प्रिपेयर करेंगे, मेरी तरह से याद करेंगे तो जल्दी से जल्दी आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। ऐसे याद करने के बहुत सारे फ़ायदे हैं, आप एग्ज़ाम में कभी भूलेंगे नहीं इन सब चीज़ों को। तो चलिए शुरू करते हैं गन पॉइंट्स के थ्रू। फिर मैं आज आपकी क्लास को डिज़ाइन करके लाया हूँ। इस क्लास में मैं आपको फिर से असहयोग आंदोलन से लेकर जो भारत में आप देखेंगे कि जो नवीन नेता हैं, युवा नेता, मतलब जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, इनकी विचारधारा तक का जो उदय हुआ इसके बारे में बताने वाला हूँ। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहले हम देखेंगे असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन जो था वो 1920-21 में हुआ। असहयोग आंदोलन का जो दिसंबर 1920 में नागपुर अधिवेशन होता है कांग्रेस का, उसमें असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखा था गांधी जी ने। अब गांधी जी ने इस नागपुर अधिवेशन में कहा कि हम एक असहयोग आंदोलन चलाएंगे, और वो आंदोलन जो उन्होंने कहा, इसको कहा कि हम इसको संवैधानिक तरीके से करेंगे। संवैधानिक तरीके से मतलब हम कोई मारकूट नहीं करेंगे, मतलब लड़ेंगे नहीं अंग्रेजों से, हम उनसे सीधी तरीके से बात करेंगे, उनका सहयोग करेंगे। उनको जैसे कर देना ये सब उनने बंद कर दिए और उनकी चीज़ों का उपयोग करना बंद कर देंगे। इससे क्या होगा कि अंग्रेजों को जो है आधी जो उनकी आय है, वो इनकम उनकी कम होगी, तो वो इससे मजबूर होंगे हमारे स्वराज के विषय में सोचने के लिए। तो गांधी जी ने इस संवैधानिक तरीकों से पहली बार कहा कि जो है मतलब हम अंग्रेज सरकार का विरोध करेंगे, मतलब या तो हम कर नहीं देंगे, सीधी कार्रवाई की बात की इसमें गांधी जी जो है पहली बार खुलकर प्रथम बार इस बात को कह रहे थे खुले मंच से कि हम अंग्रेजों को कर नहीं देंगे। अब गांधी जी ने सबसे बड़ी बात असहयोग आंदोलन में कही कि बिल्कुल पूर्ण बहिष्कार करेंगे अंग्रेजों का। हम मतलब ये अंग्रेज, अब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ उसके बाद तो मतलब सबके दिमाग में यही बातें थी कि ये अंग्रेज इतने अच्छे हैं नहीं, मतलब अच्छे तो हैं ही नहीं, ये बहुत धूर्त हैं, हम इनके सहयोग, हम इनकी छत्र छाया में तो कभी नहीं रह सकते। इसलिए गांधी जी ने प्रथम बार यह कहा कि स्वशासन नहीं, अब स्वराज्य की तरफ मतलब बिल्कुल अपनी गाड़ी को मोड़ दिया। तो आप देखेंगे कि यहाँ संवैधानिक तरीकों से विरोध होता है, गांधी जी करते हैं। गांधी जी के इस असहयोग आंदोलन में क्या होता है, विदेशी कपड़ों की होलियाँ जला दी गई। मतलब विदेशी कपड़ों के साथ साथ विदेशी जो स्कूल थे, सरकारी नौकरियां थी, इनको लोगों ने त्याग दिया। सरकारी उपाधियां जो उस समय तक सरकार ने दी थी, तो गांधी जी ने ये कहा कि आप लोग सब ये छोड़ दीजिए। जो गांधी जी का मतलब था कि पूर्ण असहयोग किया जाए, मतलब सरकार से किसी तरह इन्वॉल्व ना हो भारतीय, ये गांधी जी का मानना था। यहाँ पे आप देखेंगे जब विदेशी कपड़ों की होलियाँ जलाई गई और विदेशी कपड़ों को मतलब पहनने से मना कर दिया, तो इससे क्या हुआ कि जो अंग्रेजों की आय थी वो आधी हो गई। अब अंग्रेजों की आय आधी होगी तो उससे क्या होगा, अंग्रेज बौखला जाएंगे बिल्कुल। अब पागल आदमी होगा तो क्या करेगा, वो कोई ऐसा निर्णय करेगा जो आपके या तो पक्ष में जाएगा, या हो सकता है कि थोड़ा वो मतलब कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाला टाइप हो जाएगा, तो वो उस तरह से पेश आएगा।
इससे क्या हुआ, गांधी जी के इस असहयोग आंदोलन में पहली बार गांधी जी ने कहा कि भारतीय चीज़ों को अपनाया जाए, मतलब भारतीय संस्कृति पर आधारित शिक्षण संस्थानों की जो है व्यवस्था की गई। जब आप स्कूल छोड़ देंगे तो आपको स्कूलों की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसमें क्या हुआ कि भारतीय संस्कृति पर आधारित शिक्षण संस्थान खोले गए। शिक्षण संस्थान जो है आप देखेंगे नरेंद्र देव, CR दास और नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जाकिर हुसैन, इनके मतलब नेतृत्व में भारतीय जो संस्कृति पर आधारित शिक्षण संस्थानों की शुरुआत की जाती है। इसके बाद हम देखें तो सरकारी नौकरियों और उपाधियों का त्याग, मैंने आपको बताया कि जो सरकारी नौकरियां और उपाधियां थी उनको त्याग दिया। कई वकील, जो बड़े वकील थे उस समय के, उन्होंने वकालत छोड़ दी। जैसे वकीलों की बात करें तो मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, राजगोपालाचारी, सैफुद्दीन किचलू, वल्लभ भाई पटेल जैसे बड़े बड़े वकीलों ने जो है इस समय अंग्रेज सरकार के विरोध में वकालत छोड़ दी थी। और बहुत सारे आदमियों ने जो है अपनी उपाधियाँ, जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि अपनी त्याग दी। इस तरह कई लोगों ने जो है अपनी उपाधियों को त्याग दिया था। गांधी जी ने जो है यहाँ पे केसरे हिंद की उपाधि को त्याग दिया था इसी आंदोलन में। ये पूछे अगर आपसे कभी कि असहयोग गांधी जी ने अपने केसरे हिंद की उपाधि कब त्यागी, तो असहयोग आंदोलन के दौरान ही गांधी जी ने जो है अपनी केसरे हिंद की उपाधि को त्याग दिया था। असहयोग आंदोलन की शुरुआत जो होती है वो 1 अगस्त 1920 से होती है। और गांधी जी का जो अगर आप देखेंगे कि मार्च में जो होता है एक अधिवेशन, मार्च 1921 में, मार्च 1921 में विजयवाड़ा अधिवेशन होता है। इसमें क्या होता है कि पहली बार कांग्रेस ने जो है सदस्यता को 1 करोड़ पहुंचाने का लक्ष्य रखा कि 1 करोड़ सदस्यता हो। इसी असहयोग आंदोलन के दौरान जो है कांग्रेस एक और चीज़ करती है, कांग्रेस में प्रथम बार कमेटी बनाई जाती है। कमेटी का मतलब कांग्रेस को जो है 2 महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए थे इन अधिवेशनों में। नागपुर अधिवेशन में वो निर्णय लिए गए थे कि जो है स्वशासन के स्थान पर स्वराज मांगेंगे और कांग्रेस जो है अपने कार्यों की सूची बनाएगी। मतलब एक जो है राष्ट्रीय कार्यकारिणी होगी कांग्रेस की और प्रांतीय कार्यकारिणियाँ होंगी जो कि भाषा के आधार पर होंगी। भाषा के आधार पर जो काम होगा वो अधिकतर काम हिंदी भाषा में होगा और भारतीय माल का उपयोग किया जाएगा, जैसे चरखे की बुनाई, इन सब चीज़ों का जो है यहीं पे प्रचार किया जाता है। इसके बाद देखेंगे आप मार्च 1921 का जो विजयवाड़ा अधिवेशन, इसके बारे में मैंने बताया कि इसमें जो है क्या होता है कि इसमें जो है पहली बार 1 करोड़ की जो बात करी गई कि 1 करोड़ सदस्यता रखी जाएगी। एक मतलब 1 करोड़ सदस्यता का लक्ष्य रखा गया, यहाँ पे 1 करोड़ सदस्यता होगी। और उसके बाद दूसरी बात महत्वपूर्ण ये थी कि गांधी जी पहली बार धोती पे आ गए थे यहाँ पे। मतलब उन्होंने कुर्ता पैजामा छोड़कर पहली बार गांधी जी आधे नंगे शरीर में आ गए थे, मतलब अधनंगा शरीर। उन्होंने फकीरों जैसी हालत को अपना लिया था, क्योंकि गांधी जी ने कहा कि जब तक देश का हर आदमी शुद्ध कपड़े नहीं पहनेगा तब तक मुझे ये कपड़े पहनना चैन नहीं देता, शोभा नहीं देता है। मैं मतलब इन लोगों के लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। तो गांधी जी बहुत ही ज़्यादा मतलब भावुक हो चुके थे भारतीयों की दशा देखकर। तो उन्होंने यह फैसला लिया कि मैं इस अधिवेशन के बाद अब कभी भी कुर्ता पैजामा नहीं पहनूंगा। उन्होंने पहली बार धोती धारण की इसी में और आधे नंगे शरीर में आए थे गांधी जी इस अधिवेशन में। अब इसी अधिवेशन मतलब असहयोग आंदोलन के दौरान ही क्या होता है कि तिलक की मृत्यु हो जाती है। असहयोग आंदोलन शुरू हो उससे पहले ही तिलक की मृत्यु हो जाती है। तो तिलक को जो है ये कांग्रेस को एक बड़ी क्षति थी कि उनका सबसे बड़ा नेता, मतलब उस समय तक भले ही वो गरम दल के नेता थे तिलक, मगर इतने बड़े नेता थे कांग्रेस के कि उनका पूरा वर्चस्व था। मतलब महाराष्ट्र जैसे प्रदेश में तो उनका वर्चस्व था ही, महाराष्ट्र के बाहर भी तिलक का काफ़ी वर्चस्व था, क्योंकि उन्होंने हिंदुओं में जो है एक नई अलग जगह रखी थी। वो क्या थी, उन्होंने हिंदू रीति रिवाजों को बहुत बढ़ावा दे रखा था। तो हिंदू जितने नेता थे उनमें सबसे ज़्यादा लोकप्रिय जो थे वो आपके तिलक जी दिखाई पड़ेंगे। तो इसमें फिर तिलक की मृत्यु के बाद कांग्रेस ने निर्णय लिया कि जो असहयोग आंदोलन के लिए जो धन इकट्ठा होगा उसका मतलब जो फंड का जो बनाया जाएगा, एक फंड बनाया, उसका नाम ही रखा तिलक स्वराज फंड। इसी में जो है असहयोग आंदोलन के लिए धन इकट्ठा किया जाता है। और इस असहयोग आंदोलन से मतलब जो है क्या होता है कि अब असहयोग आंदोलन हो रहा है तो अंग्रेज़ों पर भी तो प्रभाव पड़ेगा। अंग्रेज़ों पर यह प्रभाव पड़ा कि जो है असहयोग आंदोलन
के बारे में अगर बात करें तो वो फिर क्या कहलाते हैं, 1919 में एक एक्ट लाते हैं जिसे भारत शासन अधिनियम कहा गया। भारत शासन अधिनियम में क्या कहा गया कि भारत में जो है केंद्रीय और प्रांतीय 2 विधानमंडल होंगे। तो इनका जो है कांग्रेस ने, भारत शासन अधिनियम आता है, भारत शासन अधिनियम में मतलब जो है केंद्रीय विधानमंडल और प्रांतीय विधानमंडल का जो है गठन करके भेजती है सरकार। 2 तरह से सीटों का बंटवारा कर देती है। तो मगर क्या था कि भारतीयों को पता था कि यह रेवड़ी है, तो भारतीयों ने जो है, कांग्रेस ने इस विधानमंडलों का बहिष्कार किया था। कांग्रेस ने जो है प्रण लिया कि मतलब एक निर्णय लिया कि हम 1920 में जो चुनाव होने वाले आम चुनाव हैं, इनमें कांग्रेस भाग नहीं लेती है। अब 1920 के चुनाव में कांग्रेस भाग नहीं लेती है, इसका एक अलग मैसेज जाता है कि कांग्रेस ने असहयोग का जो है पूरा पालन किया था, 1920 का चुनाव नहीं लड़ा। अब 1921 में आप देखेंगे कि लॉर्ड रीडिंग जो है ये वायसराय बनकर भारत आता है। यह मतलब इतना क्रूर शासक था, इसने भारतीय क्रांतिकारियों के दमन के लिए सारे हथकंडे अपनाए। मतलब लाठी चार्ज, मृत्युदंड, मारपीट, सब काम किए इसने। तो इससे क्षुब्ध हो रहे थे लोग। अब क्षुब्ध होंगे लोग तो क्या होगा, एक आक्रोश, जब जनता में आक्रोश होगा तो फिर आंदोलन और तेजी से बढ़ेगा। इसी बीच क्या होता है, पंजाब में जो है भ्रष्ट महंतों का गुरुद्वारों पर अतिक्रमण हो जाता है। मतलब जो वहाँ के भ्रष्ट लोग थे उनको अंग्रेजी सरकार उठाकर गुरुद्वारों में बिठा देती है। उनको भगाने के लिए एक आंदोलन चलाया गया पंजाब में, जिसे अकाली आंदोलन कहते हैं। अकाली आंदोलन को जो है गुरुद्वारों के लिए चलाया गया था कि गुरुद्वारों पे भ्रष्ट लोग थे, इसलिए चलाया गया था। और इसमें क्या होता है, इसके बाद आप देखेंगे जो असहयोग आंदोलन था पंजाब में अकाली आंदोलन के रूप में चला। असम में आप देखेंगे कि यहाँ पे चाय मजदूर जो थे उन्होंने हड़ताल कर दिया। मालाबार के क्षेत्र में जब आप देखेंगे, मालाबार केरल में, तो मतलब वहाँ मोपाल किसान होते थे। मोपाल एक जाति है मुस्लिमों की। ये पूछा भी गया है कि मोपाल किसान आंदोलन कहाँ का है, तो मालाबार क्षेत्र का मोपाल किसान आंदोलन, जो कि असहयोग आंदोलन के थ्रू ही चलाया गया था। इसमें क्या होता है कि जो है जमींदारों को कर देने से इनकार कर देते हैं। जो आपके मालाबार क्षेत्र के लोग होते हैं उन्होंने जो है जमींदारों को कर देने से मना कर दिया था। आंध्र प्रदेश में आप देखेंगे वहीं पर वन कानून के खिलाफ एक आंदोलन किया जाता है। और 1 फरवरी, अब जब इस तरह पूरे देशव्यापी आंदोलन, असहयोग आंदोलन पूरा देशव्यापी रूप रख चुका था, मैंने आपको बताया कि कहाँ कौन कौन से आंदोलन हुए उस समय, जो छुटपुट आंदोलन थे, मतलब हर प्रांत में कोई ना कोई आंदोलन चल रहा था। तो फिर इसमें जो है जितने नेता थे उनको सबको गिरफ्तार करके जेलों में ठूस दिया गया था अंग्रेजी सरकार के द्वारा। मैंने बताया कि जब 1921 में लॉर्ड रीडिंग वायसराय बनकर आता है तो उसने भयंकर रूप से, मतलब एक तरफ से क्रांतिकारी नेताओं को वो यातनाएं दी, प्रताड़ित किया कि पूछिए मत। उसके बाद आप देखेंगे कि जब अब 1 फरवरी 1922 को गांधी जी ने यह घोषणा की कि 7 दिन के भीतर जितने भी क्रांतिकारी नेता हैं उनकी रिहाई कर दी जाए। अगर रिहाई नहीं की गई तो गांधी जी ने कहा कि हम बरदोली में अपने जो है, अगर इन नेताओं को, मतलब क्रांतिकारियों को नहीं रिहा किया गया तो हम बरदोली में एक अलग आंदोलन चलाएंगे जिसका नाम सविनय अवज्ञा आंदोलन करेंगे। तो अब गांधी जी से जो है देखेंगे आप कि जब उन्होंने देखा अंग्रेजों ने कि गांधी जी इतना ज़्यादा सब चीज़ें कर रहे हैं, इसी बीच एक घटना घटती है असहयोग आंदोलन में, एक अप्रिय घटना घटती है जो कि अब 1 फरवरी तक गांधी जी ने जैसे कहा, तो उन गांधी जी के नेता हैं इस आंदोलन के ना, तो गांधी जी के कहने का मतलब है कि पूरे देश में इसकी लहर, मतलब आग लगने वाली है। अब 1 फरवरी को आप ये कह दे रहे हैं, अभी आपसे मोदी जी ने कहा था आप थाली बजाओ, तो आप सब ने थाली बजाई थी ना। तो अब एक नेता है गांधी जी जैसा नेता जो सारे अपने आंदोलन जीत कर आ रहा है, उसकी बात कैसे ना मानती जनता। तो जनता ने जो है इस चीज़ का जो विरोध किया, तो जनता जो, अब 1 फरवरी को गांधी जी ने 7 दिन के भीतर रिहाई का जो घोषणा थी वो कर दी, अल्टीमेटम दे दिया, तो जनता जो थी वो अब मैदान पर उतर आई थी, वो सड़कों पर थी। तो आप देखेंगे कि 5 फरवरी 1922 को जो संयुक्त प्रांत का मतलब आज का यूपी,
संयुक्त प्रांत का मतलब आज का यूपी के गोरखपुर जिले में चौरा चौरी नामक स्थान पर जो है क्रांतिकारी जो थे वो धरना दे रहे थे। खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन के पक्ष में कांग्रेस के कुछ नेता थे, वो अपना आंदोलन चला रहे थे ना। तो इसमें क्या होता है कि अब अंग्रेज़ों ने इसे देखा तो उस जुलूस पर अंग्रेज़ों ने गोलियां चलवा दी। भाई अंग्रेज ये देख थोड़ी ना पा रहे थे कि यह आंदोलन इतना विकट रूप धारण करता चला जा रहा है, जो मन में आ रहा है गांधी के वो सारे काम होते चले जा रहे हैं। तो अब जब गांधी जी को इस तरह बढ़ता देखकर अंग्रेज बौखला रहे थे, तो ये उसी का परिणाम था चौरी चौरा कांड। चौरी चौरा कांड आपसे पूछेगा कि कब हुआ, तो 5 फरवरी 1922 को हुआ। निहत्थी थी भीड़ जो कि आंदोलन कर रही थी असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन के समर्थन में। उसके ऊपर अंग्रेजों ने बार्बरतापूर्वक गोलियां चलवा दी। इससे क्या हुआ, जनता भड़क उठी। अब जनता भड़की तो जनता ने क्या किया, उस थाने में ही आग लगा दी जिसने इन पर गोलियां चलाई थी। थाने में आग लगाई, और थाने में आग लगा देती है जनता तो क्या होता है कि उससे 21 थानेदारों की मृत्यु हो जाती है। भले वो थानेदारों में भारतीय रहे होंगे, मगर अब यह जो असहयोग आंदोलन था इसने हिंसात्मक रूप धारण कर लिया था। हिंसात्मक रूप धारण करते ही गांधी जी के मन में आप देखेंगे कि एक विक्षोभ उठता है। तो गांधी जी ने इसे सोचा कि अब यह आंदोलन जो है हिंसात्मक होता चला जा रहा है, पूरे देश में खून खराबा होगा। गांधी जी दूरदर्शी व्यक्ति थे, उन्होंने सोचा कि अगर एक जगह ऐसी घटना, अप्रिय घटना घटी है, अगर खुदा न खास्ता पूरे भारत में ऐसी घटनाएं होती हैं और अंग्रेज इतने निर्मम हैं, इतने क्रूर हैं कि ये थोड़ी ना देखेंगे कितनी जनता मर रही है। वो कभी रिकॉर्ड नहीं देते थे सही कि मतलब जनता के ऊपर कितनी जनता मरी, हजारों की भीड़ मार कर वो हमेशा 10-12 की लाशें गिना देते थे। ऐसा सिस्टम बना लिया था उन्होंने। तो गांधी जी इन सब चीज़ों से विक्षुब्ध हो गए। तो गांधी जी ने जो है मतलब विक्षुब्ध होकर 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन समाप्त कर दिया। अब जब गांधी जी असहयोग आंदोलन की समाप्ति की घोषणा करते हैं तो उस समय जो कांग्रेस के बड़े नेता थे, मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, पंडित जवाहरलाल नेहरू, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इन लोगों ने क्या किया कि इन लोगों ने गांधी जी के इस की कदम की आलोचना की। कहा कि अब आप जब लड़ने का वक्त है तो आप हथियार डाले दे रहे हैं। पर गांधी जी एक दूरदर्शी नेता थे, उन्होंने मतलब उनके दिमाग में ये बात बिल्कुल सेट थी कि अगर खुदा न खास्ता हम अगर अब भी अंग्रेज़ों से इसी तरह पेश आते रहे तो अंग्रेज किसी भी भारतीय को जीवित नहीं छोड़ेंगे। मतलब अंग्रेज़ों की क्रूरता, इतने क्रूरता के किस्से अगर सुनाए जाएं तो कम पड़ जाएंगे। गांधी जी भारतीयों का दमन नहीं देख पा रहे थे। मतलब गांधी जी ये नहीं चाहते थे कि उनके व्यक्तियों की मृत्यु हो। वो इतनी लाशों पर अपने स्वराज्य को इकट्ठा करने वाले नेताओं में से नहीं थे। काफ़ी लोग गांधी जी की बुराई करते हैं, जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए लोग हैं उनको क्या कहा जाए। अब आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में आपके सिलेबस आता है, आप उसको सुबह सुबह रट लेते हैं और शाम तक वही बाचा करते हैं। गांधी जी एक दूरदर्शी नेता हैं। भारतीय राजनीति में अगर किसी आज तक कोई बड़ा नेता पैदा हुआ तो गांधी जी पैदा हुए। वो एक दो जगह सबसे गलतियां होती हैं, वो गांधी जी ने करी। मनुष्य अगर है, मनुष्य में मनुष्यता है तो उससे गलतियां होनी है, ये बिल्कुल कटु सत्य है कि एक आध गलती तो जीवन में होती। कोई इतना परफेक्ट व्यक्ति लेके आइए जो ये कह दे कि मैं आज तक गलती नहीं करा हूँ। तो जब आदमी अपने घर परिवार को नहीं संभाल पाता है, तो गांधी जी इतने बड़े देश को संभाल रहे थे, तो उनसे एक आधी गलतियां, एक आध बार पक्षपात होना ये लाजमी है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर बात की जाए गांधी जी की, तो गांधी जी व्यक्तिगत रूप से देखा जाए तो सच में मतलब भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के सबसे बड़े नेताओं में से एक हैं। जो आप कार्ल मार्क्स को स्थान देते हैं विश्व के इतिहास में, वही स्थान भारत के इतिहास में अगर देखा जाए तो गांधी जी का वो स्थान है। अब गांधी जी जो है 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन समाप्त कर देते हैं। असहयोग आंदोलन समाप्त करने के बाद जो है अंग्रेज़ों को मतलब लगता है कि अब ये एक उनके लिए विंडो सी खुल गई कि मतलब अब इनको दमन कर दिया जा सकता है, इन क्रांतिकारियों को शांति पकड़ाई जा सकती है।
तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया कि 10 मार्च 1922 को गांधी जी को ही गिरफ्तार कर लिया। क्यों? क्योंकि जब मेन नेता गिरफ्तार हो जाएगा तो बाकी जनता क्या करेगी, फुदक फुदक के रह जाएगी। तो इस वजह से गांधी जी को 10 मार्च 1922 को गिरफ्तार कर लिया और 18 मार्च, यहाँ पे 8 लिखा है 18 है, 18 मार्च 1922 को क्या होता है, 18 मार्च को सेशन जज ब्रूमफील्ड है, ब्रमफील्ड नहीं है, ब्रूमफील्ड के एक सेशन जज थे अहमदाबाद के, उनकी अदालत में केस चलता है गांधी जी के ऊपर और गांधी जी को 6 साल की सज़ा सुना दी जाती है। गांधी जी जो है 6 साल की सज़ा होती है, परंतु आप देखेंगे कि गांधी जी 5 फरवरी 1924 को रिहा हो जाते हैं। उसका मेन कारण था गांधी जी की अस्वस्थता, क्योंकि गांधी जी, आपने देखा कि गांधी जी ने जो 1921 का अधिवेशन हुआ उसमें कहा, मतलब उन्होंने अपना जो विजयवाड़ा अधिवेशन था मार्च 1921 का, उसमें गांधी जी क्या करते हैं कि अपना जो शारीरिक सुख थे, भौतिक सुख थे, उन सभी को त्याग दिया था गांधी जी ने। गांधी जी उसके पहले तक आप देखेंगे तो गांधी जी एक बकरी पालते थे, उसको भी इतना अच्छा भोजन खिलाते थे कि कुछ कहना नहीं है। मगर आप जब सुभाष चंद्र बोस को मैं पढ़ाऊंगा तो मैं गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस का एक किस्सा सुनाऊंगा, उसमें आपको लगेगा कि नहीं, गांधी जी सही में कुछ, जब भारत आए तो उनके अंदर कुछ एटीट्यूड था, मतलब कुछ ऐसा था जो आपको लगेगा विलासतापूर्ण थे, पर जब भारत की सच्चाई से वाकिफ हुए तो उन्होंने 1921 से कसम खा ली कि बदन में तभी कपड़ा पहनूंगा जब हर भारतीय कपड़ा, शुद्ध कपड़े और खाने का प्रबंध कर लेगा। अब 5 फरवरी 1924 को गांधी जी रिहा हो जाते हैं। चौरी चौरा कांड के बाद आप देखेंगे गांधी जी जैसे ही जेल में चले जाते हैं तो भारतीय आंदोलन जो है वो सुस्त पड़ने लगता है। अब गांधी जी के जाते अगर कोई फिल्म चल रही हो और उसका मेन कैरेक्टर ही उस फिल्म से गायब कर दिया जाए तो फिल्म बोरिंग हो जाती है। उसी तरह क्या होता है कि आप देखेंगे राष्ट्रीय आंदोलन जो नेशनल मूवमेंट था उसमें गांधी जी की गिरफ्तारी के साथ ही एक उदासीनता आने लगी थी, मतलब गांधी जी गए तो उदासीन हो गया था पूरा नेशनल मूवमेंट। अब नेशनल मूवमेंट उदासीन हुआ तो उससे क्या हुआ कि जब बड़े नेता जो बाहर थे उनको लगा कि ये उदासीनता के कारण अंग्रेज यही चाहते ही थे कि मतलब किसी तरह यह आंदोलन रुके। तो गांधी जी के जाने के बाद मोतीलाल नेहरू और जो चित्तरंजन दास थे, इन्होंने एक नई विचारधारा को जन्म दिया। मतलब अभी तक जो था 1920-21 तक वो चुनाव नहीं लड़ रहे थे, परंतु पहली बार मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने कहा, मतलब पब्लिक में कहा कि हम किसी तरह से स्वराज्य लेकर रहेंगे, चाहे हमें सिस्टम के अंदर रहकर लड़ना पड़े या सिस्टम के बाहर। सिस्टम आप अभी आजकल बहुत फेमस वर्ड हो चुका है, पर उन्होंने उस समय जो कांग्रेस गवर्नमेंट थी उसके अंदर रहकर हमें लड़ना पड़े या उसके बाहर रहकर लड़ना पड़े। तो अब जो होता है तो इसमें क्या होता है कि कांग्रेस ने प्रथम बार जो है चुनाव में लड़ने के लिए हामी भरी कि हम किसी तरह से स्वराज का जो संकल्प है उसे पाना चाहते हैं। तो जो कांग्रेस है वो विधानमंडल चुनाव में प्रवेश करती है, विधानसभाओं में प्रवेश का मसौदा तैयार करती है 1922 में और 1923 के आम चुनाव में कूद पड़ती है। 1923 के आम चुनाव में जो आप देखेंगे कूदने से पहले क्या था कि 1922 का जो गया अधिवेशन हुआ, 1923 चुनाव होने थे, 1922 में एक अधिवेशन हुआ कांग्रेस का गया अधिवेशन। गया अधिवेशन अभी बीपीएससी में पूछा भी गया था कि 1922 में कांग्रेस का गया अधिवेशन हुआ, उसमें किस जनजाति ने भाग लिया। ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं टाइम टाइम पे, तो आप इन सब चीज़ों को पढ़ते रहिए। इससे क्या होगा कि आप अभी पढ़ेंगे सुनेंगे तो आगे जो है आपके पेपर्स में आएंगी, तो यही बातें क्लिक करके आप सुन के जाएंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, सुनने से चीज़ें ज़्यादा याद होती है। तो 1923 में जो है कांग्रेस का गया अधिवेशन होता है। कांग्रेस के गया अधिवेशन में जो है जो इन लोगों ने, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने योजना बनाई थी कि हम विधानमंडल के चुनाव लड़ेंगे, तो इसको क्या किया जाता है कि बहुमत के साथ इसे सिरे से खारिज कर दिया जाता है। अब सिरे से इस चीज़ को खारिज कर देंगे तो जो CR दास हैं, जो
चितरंजन दास जी हैं, ये क्या थे, उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। इन्होंने उसी समय कांग्रेस से इस्तीफा दिया और एक नई पार्टी का गठन किया जिसका नाम रखा कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी। कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी का गठन किया जिसका महासचिव इन्होंने पंडित मोतीलाल नेहरू को बनाया। अब इसमें क्या हुआ कि कुछ नेता तो इनके साथ थे, जो नेता इनके साथ थे उन्हें परिवर्तन समर्थक नेता घोषित किया गया। इसमें पूछेगा आपसे कि परिवर्तन समर्थक नेता कौन थे, तो परिवर्तन समर्थक नेताओं में आप सुन लीजिए, इसमें लिखा नहीं है मैंने पीपीटी में, पूछता है कभी कभी जब आप आरओ जैसे एग्जाम देंगे, मतलब पीसीएस लेवल का एग्जाम देंगे, स्टेट पीसीएस लेवल के, तो पूछता है, वरना पेट, यूपीपी और ये छोटे एग्जाम, वनडे एग्जाम्स, इनमें बहुत कम ही पूछने के चांसेस होते हैं कि पूछे, पर फिर भी जानना जरूरी है। परिवर्तन समर्थक नेता कहे गए, परिवर्तन समर्थक नेताओं में बात करें तो विट्ठल भाई पटेल, कस्तूरी रंगा, हाकिम असलम खां और आपके ये चितरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, ये सारे नेता जो थे वो कांग्रेस के खिलाफत स्वराज पार्टी का में जो है चले जाते हैं। अब ये जो कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी थी, ये 1923 में इसने अपना नाम बदला और स्वराज पार्टी रख लिया था। क्या नाम रख लिया था? स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी नाम रख लिया। 1923 में एक जब बिल्कुल इन्होंने मूड ही बना लिया कि हमें विधानमंडल में चुनाव लड़ने ही लड़ने हैं, तो क्या होता है कि 1923 में एक इमरजेंसी में दिल्ली में विशेष अधिवेशन कांग्रेस बुलाती है और उसका अध्यक्ष मौलाना आज़ाद को बनाती है। इस जो है दिल्ली अधिवेशन में कहा गया है स्वराज पार्टी से, ठीक है आप चुनाव लड़िए, आप कांग्रेस के अभिन्न अंग बनकर चुनाव लड़ेंगे। तो स्वराज पार्टी तो ये चाहती थी कि उन्हें चुनाव लड़ाया जाए, वो ये चाहते ही नहीं थे, कभी कभी ये वो नेता नहीं चाहते थे कि मतलब उनका कोई मोटिव ये नहीं था कि दूसरी पार्टी बनाए या हम उससे, उनका मोटिव ये था कि हम किसी तरह सिस्टम के अंदर घुसें और अपने लिए स्वराज की मांग करें। तो 1923 में दिल्ली में विशेष अधिवेशन बुलाया जाता है और 1923 का चुनाव हुआ, इसमें बाकायदे स्वराज पार्टी ने अपना एक घोषणा पत्र जारी किया था। आज आप देखते हैं सभी पार्टी अपना मैनिफेस्टो जारी करते हैं, तो 1923 में जो चुनाव हुए उनके लिए मैनिफेस्टो जारी कर दिया था स्वराज पार्टी ने। मैनिफेस्टो में सबसे बड़ी बात कही गई थी, मतलब कि हम अपने स्वराज्य को लेकर रहेंगे, उसके लिए कुछ भी जान लगी तो जान लगा देंगे, मगर स्वराज का जो सपना है उसे साकार करेंगे। जैसे बनेगा सिस्टम के अंदर बाहर जो बन पड़ेगा वो करेंगे स्वराज के लिए। उस मैनिफेस्टो में ये लिखा था, मतलब बिल्कुल क्रांतिकारी भावनाओं से ओतप्रोत था वो मैनिफेस्टो। भारत में पहली बार मैनिफेस्टो का दौर था ये, कि पहली बार वादे कागजों पर लिख कर किए जा रहे थे चुनाव में। मतलब इसका परिणाम यह आता है, नवंबर 1923 में जब चुनाव होते हैं, चुनाव के रिजल्ट आते हैं, सितंबर में चुनाव होते हैं और नवंबर में जो है इनका फैसला आता है। तो इसमें क्या होता है, 101 सीटों में कांग्रेस जो थी उसने 42 सीटें जीत ली थी। 101 कुल विधानमंडल की सीटें थी, उनमें 42 सीटें कांग्रेस ने जीती। जो पार्टी पहली बार चुनाव लड़ रही हो उसने आधी सीटें लगभग जीत ली थी। तो ये अंग्रेजों को ना गवारा जाने वाली चीज़ थी। कांग्रेस क्या मेन बात अगर बात करें तो स्वराज पार्टी ने बहुत अच्छा जो है इसमें अपना परचम लहराया, कांग्रेस का पूरा प्रभुत्व हो गया। मध्य प्रांत में अगर कहें तो स्पष्ट बहुमत मिला था। मध्य प्रांत मतलब आज का मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इन सब जगहों पर जो है स्पष्ट बहुमत था कांग्रेस के पास। बंगाल में कांग्रेस सबसे बड़ा दल थी, मतलब अंग्रेजी सरकार के अलावा जो वहाँ दल लड़े वो सब छोटे पड़ गए थे। वहाँ सबसे बड़ा जो दल था वो कांग्रेस था। यूपी मुंबई में भी सना जो है उस समय संतोषजनक स्थिति में थी, मगर मद्रास और पंजाब में जातिवादी और धार्मिक समीकरणों के कारण कांग्रेस इतना अच्छा ग्रो नहीं कर पाती है, क्योंकि वहाँ पे अकाली दल जैसे पंजाब में काफ़ी पनप रहा था। तो उस समय भी इन सब चीज़ों का जो काम हुआ। अब हम देखेंगे कि जो कांग्रेस, जब ये कांग्रेस का वर्चस्व बढ़ा विधानमंडल में, तो कांग्रेसियों ने सबसे पहले जो मांग की वो ये थी कि अब मैनिफेस्टो जारी किया है, भारत के लोगों से वादा किया है, तो उसको पूरा भी तो करना है। आज की तरह थोड़ी नहीं है कि चुनाव आया तो सिलेंडर सस्ता हो गया भाई, चुनाव आया तो दाल बटने लगी, गेहूं बटने लगा।
ऐसा नहीं था। उन नेताओं ने जो कहा वो किया। वो नेता उस टाइप के नेता थे। उस समय के नेताओं की ललक अलग थी। आज के नेता जो हैं उनकी ललक ये है कि बस किसी तरह उनको सरकार बनानी है, कोई किसी चक्की में पिस जाए, कोई मतलब नहीं है। आज गरीब और गरीब होता जा रहा है और जो अमीर हैं वो अमीर हो रहे हैं। इन सब चीज़ों का बहुत ख्याल रखना चाहिए कि मतलब सरकार ऐसे नियम बनाए जिससे जो गरीब वर्ग है उसका भी भला हो। ऐसे नियम ना बनाए कि जो पूंजीपति हैं केवल उन्हीं का पेट भरता रहे। हाँ, जो अच्छा है वो अच्छा है। हाँ, ऐसा नहीं है कि जो आपका सरकार अच्छे काम करे, जैसे कुछ अच्छे काम भी किए इनने, तो जो अच्छे काम किए उनकी भी प्रशंसा की जानी चाहिए। जो आलोचनात्मक काम किए वो आलोचनात्मक कामों की आलोचना भी करनी चाहिए। अगर हम आप अपनी सरकार की आलोचना नहीं करेंगे तो फिर जो है कौन करेगा। अगर सरकार यही जान जाए कि हम सब कुछ सही कर रहे हैं तो फिर सरकार तक जब आप गूंगे बहरे बनकर अपनी बातें नहीं पहुंचाएंगे तो सरकार जो करे वो उसको लगता है सभी सब कुछ सही है, वो तो अपनी नज़र में सही ही कर रहे हैं। तो अब जो 1919 जब ये जीत के आते हैं 1923 में, तो सबसे पहली बात इन्होंने कही कि 1919 का जो अधिनियम था, रोलेट एक्ट था, उसकी जांच कराई जाए। तो उसके लिए अंग्रेजों ने एक समिति बनाई जिसका नाम रखा मूडीमैन समिति। मूडीमैन समिति का गठन किया। फिर जो है जो कांग्रेस 1923 में जीती, उसने क्या का विधानमंडल में कहा कि जो दमनात्मक कानून है उसके लिए मतलब विधानमंडल में आवाज़ उठाई। आज आप देखते हैं जब भी लोकसभा या राज्यसभा में जब आप देखेंगे सेशन चल रहे होते हैं तो क्या होता है कि वहाँ भी लोग आज भी अपनी बातें रखते हैं, अपनी मांगे रखते हैं। तो उस समय जब विधानमंडल में पहुंचे तो इन्होंने अपनी सबसे पहली मांग रखी कि हमें 1919 का जो रोलेट एक्ट आया था उसकी जांच की जाए। तो उसके लिए अंग्रेजों ने एक समिति बनाई जिसे मूडीमैन समिति कहते हैं। और जो दमनात्मक प्रक्रिया थी इसके बारे में भी खुले मंच पर, मतलब खुले मंच से मतलब विधानमंडल के अंदर पहली बार ताल ठोक कर कह रहे थे कि हमारे साथ गलत हुआ। हमारे नेता ये कहने को तैयार थे। जो नेता थे उस समय के, मतलब सियादास मोतीलाल नेहरू, ये उस समय की जो अंग्रेज सरकार थी उसे इन्होंने एक और सुझाव दिया, जिसे उत्तरदायी शासन के लिए इन्होंने एक सुझाव दिया कि आप गोलमेज सम्मेलन का आयोजन करें। गोलमेज सम्मेलन, मेज है यहाँ पे, हुआ नहीं, गोलमेज सम्मेलन का सुझाव दिया 1926। अब आप देखेंगे कि 1925 में जो है निकाय चुनाव होते हैं। 1923-24 में, सॉरी 1923-24 में क्या होता है, निकाय चुनाव होते हैं। जिन निकाय चुनावों की बात करें तो कलकत्ता में चित्तरंजन दास मेयर का चुनाव जीतते हैं, अहमदाबाद से विट्ठल भाई पटेल चुनाव जीतते हैं, पटना से राजेंद्र प्रसाद चुनाव जीत जाते हैं और इलाहाबाद से पंडित नेहरू चुनाव जीत जाते हैं। अब इन चुनाव में जो है कांग्रेस का वर्चस्व हुआ। जो भारत के उस समय के प्रमुख औद्योगिक नगर थे उनमें भारतीय मेयर पहली बार चुन लिए गए, तो कांग्रेस का वर्चस्व बढ़ रहा था। परंतु 1925 में क्या होता है कि 1925 में चित्तरंजन दास की मृत्यु हो जाती है। और 1925 में एक और घटना घटती है जो कि ये थी कि 1925 में जो है विट्ठल भाई पटेल जो थे उनको क्या बना दिया जाता है, स्पीकर बना दिया जाता है। यह कांग्रेस के लिए एक बड़ी उपलब्धि थी। विधानमंडल का प्रथम अध्यक्ष पहली बार कोई भारतीय बना वो 1925 में विट्ठल भाई पटेल थे। विट्ठल भाई पटेल स्पीकर बनाए गए, ये कांग्रेस के लिए बड़ी उपलब्धि थी। अब 1925 में ही चित्तरंजन दास की मृत्यु हो जाती है। ये एक स्वराज पार्टी के लिए जो गुट था, स्वराज पार्टी कांग्रेस के अंदर, उसके लिए एक अपूर्व क्षति थी, क्योंकि चित्तरंजन दास ने ही स्वराज पार्टी बनाई थी। तो 1926 का जो चुनाव आता है उसमें क्या होता है, स्वराज पार्टी हार जाती है। जब आपका मेन लीडर जो आपको प्रोत्साहित कर रहा पीछे से वही मर जाए तो फिर आप क्या करेंगे। तो यही हुआ कि 1926 में जो है विधानमंडल चुनाव हुए और स्वराज पार्टी अपने चुनाव हार जाती है। 1930 के लाहौर अधिवेशन में क्या हुआ था कि जो सविनय अवज्ञा आंदोलन का बिगुल बजता है, उससे जो है इन विधानमंडलों के चुनावों से फिर कांग्रेस अपना नाता तोड़ लेती है और कांग्रेस फिर से चुनाव ना लड़ने का फैसला कर लेती है। अब इसके बाद एक पैक्ट होता है जिसे हम गांधी दास पैक्ट कहते हैं। गांधी दास पैक्ट मतलब गांधी और चित्तरंजन दास के बीच यह पैक्ट हुआ, इसलिए इसका नाम पड़ा गांधी दास पैक्ट।
गांधी और दास पैक्ट, गांधी और चित्तरंजन दास के बीच 1924 में एक पैक्ट हुआ, जिसमें गांधी और चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने एक खुले मंच से एक संयुक्त वक्तव्य जारी किया। संयुक्त वक्तव्य में क्या कहा कि विधानसभाओं के भीतर जो स्वराज पार्टी है, जो स्वराज पार्टी विधानसभा के भीतर है, वो कांग्रेस का एक अभिन्न अंग है, मतलब कांग्रेस का ही अंग है। ये नहीं है कि स्वराज पार्टी कांग्रेस से अलग है। उन्होंने ये बात खुले मंच से इन तीनों लीडरों ने स्वीकार करी। और जो है इसी के साथ क्या होता है कि पहली बार जो आप देखेंगे कि असहयोग को समाप्त करके ऑल इंडिया स्पिनर्स एसोसिएशन की स्थापना गांधी जी के द्वारा की जाती है। इसमें क्या कहा, ऑल इंडिया स्पिनर्स एसोसिएशन क्यों गठित किया गया, तो ये चरखे और हथकरघे का जो काम भारत में होता था उसके प्रचार प्रसार के लिए इसका जो है गठन किया जाता है। आपसे पूछेगा कि चरखे के प्रचार प्रसार के लिए गांधी जी ने किस संगठन का जो है किस संगठन को गठित किया था, तो ये ऑल इंडिया स्पिनर्स एसोसिएशन था। 1924 में आप देखेंगे एक अधिवेशन होता है जिसे बेलेगांव, कांग्रेस का बेलेगांव अधिवेशन। इसमें गांधी जी प्रथम बार गांधी जी जो है अध्यक्ष बनते। प्रथम बार अध्यक्ष गांधी जी एकमात्र अध्यक्ष ही जिस उसके रहे अधिवेशन के, वो बेलेगांव अधिवेशन है। इसी अधिवेशन में जो है स्वराज पार्टी और कांग्रेस का प्रेम पत्र जारी होता है। प्रेम पत्र मतलब कांग्रेस जो है ये स्वराज पार्टी जो है ये कांग्रेस का अभिन्न अंग है, हम सब भाई भाई हैं, हम में कोई भेदभाव नहीं, इस तरह की बातें कही जाती है इस बेलगांव अधिवेशन से। अब आप देखेंगे कि जब इस बीच जो कांग्रेस थी, इसके साथ साथ कुछ अन्य जो कांग्रेस तो अलग काम कर ही रही थी। अब कांग्रेस काम कर रही है तो कुछ नेता ये देख भी तो रहे हैं कि कांग्रेस बढ़ रही है, तो कुछ नेता थे जिनने अपने अलग राजनीतिक समूह बनाए। इन राजनीतिक समूहों या दलों को 1922 से 27 के बीच जितने हुए, मैं इनके एक बार आपके सामने नाम ले लेता हूँ और आप इसे ध्यान से सुनिएगा। मैंने पीपीटी में लिखा नहीं है, ये जरूरी है भी और नहीं भी। हो सकता है आपके पेपर में पूछ लिए जाएं, हो सकता है ना पूछे जाएं। अगर पूछ लिए गए तो आप कहेंगे कि बताया नहीं था, बता दिए जाएं तो आप कहेंगे कि आपने लिखा नहीं था। लिखा उतना ही जाता है जो इम्पॉर्टेंट है, पढ़ा वो जाता है, सुना वो जाता है, जो अन्य चीज़ें हैं जो चीज़ों को कनेक्ट करती हैं। अगर मैं सारा कुछ लिख दूं तो फिर किताब ही ना हो जाएगी, किताब पढ़ लें इससे अच्छा। तो मैं अभी बता दे रहा हूँ, आप सुनिए। एक जो पहला अगर बात करें राजनीतिक दल, तो उसका नाम था इंडियन लिबरल एसोसिएशन। 1918 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा बनाया गया, जो कि ये उदारवादी नेता थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने अंग्रेजी सरकार के सहयोग के लिए इस लिबरल एसोसिएशन की अध्यक्ष जो है स्थापना की थी। तो अब आप देखिए कि सारे नेता जहां एक तरफ सहयोग कर रहे हैं, वहां कुछ उदारवादी नेता हैं जो अब भी अंग्रेजों के तलवे चाटने में लगे। तो इसके लिए किया। अब अखिल भारतीय मुस्लिम लीग 1924 में बनाई गई, जिसके सर्वा मोहम्मद अली जिन्ना थे। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग, आप देखेंगे 1924 में खिलाफत आंदोलन समाप्त होता है, और खिलाफत आंदोलन के समाप्त होने के साथ ही मुस्लिम लीग का अस्तित्व कहीं ना कहीं खतरे में था। खिलाफत जो दल था उसका भी अस्तित्व अब खत्म हो रहा था। तो इस सब चीज़ों को जो प्रेरणा लेकर मुस्लिम समुदाय अभी तक एक अलग राजनीतिक संगठन के रूप में काम ही कर रहा था, तो उन मुसलमानों ने एक अलग दल बनाया जिसका नाम ही रखा अखिल भारतीय मुस्लिम लीग। 1924 में गठित हुई यही मुस्लिम लीग आगे चलकर आपको पढ़ने को मिलेगी। ये पुरानी मुस्लिम लीग से थोड़ा अलग है, इसके जो सर्वा है मोहम्मद अली जिन्ना है। इसके बाद आप देखेंगे कि हिंदू सभा महासभा का गठन 1915 में होता है। इसको कुंभ मेले में पंडित मदन मोहन मौलवी ने जो है बनाया था। इसका उस समय कोई विशेष प्रभाव नहीं था, क्योंकि जो प्रथम अध्यक्ष थे वो उस समय एक कुंभ मेला मतलब इलाहाबाद में एक कासिम बाजार था उस समय, उसके महंत एक अध्यक्ष थे। मैं ये किस्से सुना रहा हूँ, इसलिए सुना रहा हूँ क्योंकि आपको समझ में आए कि किस्सों से आप एक स्टोरी को जो है कनेक्ट कर सके। स्टोरी कनेक्ट करेंगे तभी आपको समझ में भी आएगा। तो कासिम बाजार के जो महंत थे वो अध्यक्ष थे। फिर इसी हिंदू महासभा के 1924 में पंडित जी अध्यक्ष बनते। पंडित जी मतलब
पंडित मदन मोहन मालवीय जी अध्यक्ष बनते हैं और हिंदू महासभा एक अलग रूप में आपको 1924 से दिखाई पड़ेगी। अब और एक बात करें, अभी मैंने आपको बताया था कि अकाली दल जो है 1925 में जो है सक्रिय हुआ गुरुद्वारा की रक्षा के लिए, क्योंकि गुरुद्वारे में जो थे वो भ्रष्ट महंत जो अंग्रेजी सरकार के अधीन कुछ लोग थे उनको बिठा दिया गया था। उसके लिए एक अलग एक्ट लाया गया जिसे गुरुद्वारा एक्ट कहा गया। इसमें क्या हुआ कि शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति का गठन होता है और योग्य लोगों की नियुक्तियां गुरुद्वारे में की जाती हैं। एक और अगर राजनीतिक दल की बात करें तो एक और राजनीतिक दल था जिसे नागपुर झंडा सत्याग्रह कहा गया 1923 में, जो कि किया गया, जो कि कांग्रेस के ध्वज प्रयोग से नाराज थे कि कांग्रेस ध्वज प्रयोग नहीं करने देती है, इस वजह से इसका गठन होता है। अब आप जो आपको इंटरफेस पे दिखाई पड़ रहा होगा कि 1920 के दशक में नई शक्तियों का उदय हुआ। विश्व के परिप्रेक्ष्य में आप देखें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उस समय दो बड़े विचार जो पनप रहे थे। उस समय रूस की क्रांति, रूस का एवोल्यूशन चल रहा था। एवोल्यूशन संसार में हुए तभी नई जो चेतनाएं, नई संस्कृतियां हुई, उनका डेवलप हुआ। तो उस समय भी 1920 के दशक में जो रूस की क्रांति हुई, इससे काफ़ी लोगों ने प्रेरणा ली। तो 1920 में जो क्रांति हुई इसमें दो मेन जो चीज़ें हुई, मतलब जो दो मेन विचारधारा उभर कर आई वो थी समाजवादी और मार्क्सवादी विचारधारा। समाजवादी और साम्यवादी विचारधारा के कारण इनका समर्थन भारत में भी हुआ। भारत के जो युवा नेता थे उस समय के, जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू, आपके नेता सुभाष चंद्र बोस, इन सभी ने जो है इन क्रांतियों से जो सीखा उसे भारत में अप्लाई करने की सोची कि मतलब भारत में भी हम मार्क्सवादी और ये साम्यवादी और समाजवादी तरीकों से अंग्रेजों से लड़ेंगे। रूस की क्रांति जो 1917 में, उसका व्यापक प्रभाव भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर आपको दिखाई पड़ेगा, युवाओं पर दिखाई पड़ेगा। तो इसके अलावा भी 1920 में एक काम और होता है कि 1920 में जो है 1920 में एम.एन. राय, अवनी मुखर्जी, ताशकंद में जो है मोहम्मद अली थे। इनने क्या किया कि एक रूस के जो अंतर्राष्ट्रीय साम्यवादी संगठन था उसकी तर्ज पर एक पार्टी बनाई, उसका नाम रखा था भारतीय साम्यवादी पार्टी की स्थापना की थी। तो इस तरह से जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के इस चरण को हम धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे हैं। और आपने पढ़ा आज जो क्या असहयोग आंदोलन से लेकर मैंने आपको चौरी चौरा कांड, गांधीदास पैक्ट और जो बीच में जो छुटपुट घटनाएं उनको सारा कुछ आज के इस सेशन में मैंने आपको बताया। यह सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एक बार आप सही से पढ़ेंगे, मुझे सुनेंगे तो मैं दावा करता हूँ हो सकता है कि अभी जो है आपको समझ में ना आए। आप जब 2 बार वीडियो देखेंगे और मेरे इंटरफेस को पढ़ते रहिए, मैंने क्या क्या गन पॉइंट्स लिखे हैं आप इनको कॉपी पे लिखिए। एक बार आप लिखेंगे तो ये आसानी से डाइजेस्ट हो जाएंगे। जब फैक्ट्स आपको डाइजेस्ट होने लगेंगे इसी कहानी के माध्यम से तो आपको पेपर बनाने में कठिनाई नहीं होगी। पेपर बनाने का मतलब पेपर आप जब देने जाएंगे तो वहाँ कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। राष्ट्रीय आंदोलन मैं इस स्तर से पढ़ा रहा हूँ कि आप अगर स्टेट PCS लेवल भी देंगे तो उसमें भी आपको उतना ज़्यादा मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ेगा। मैंने ओनली पेट के लिए फोकस करके नहीं पढ़ाया है, मगर पेट के लिए आप पढ़िए, क्योंकि पेट आपका एग्ज़ाम डेट्स आ चुकी हैं। 28 और 29 अक्टूबर को आपको एग्ज़ाम देना है पेट का। उसी हिसाब से मैं आपको पढ़ा भी रहा हूँ कि आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर कर लें। जैसे भारतीय इतिहास के बारे में वहाँ पूछा गया है, भारतीय इतिहास और राष्ट्रीय आंदोलन को अलग किया गया है। 10 नंबर का जो ये पोर्शन है, और उधर आप देखेंगे तो GA में जो पोर्शन मिलेगा उन सबको जो है मैंने अगर सब सम्मिलित रूप देखा जाए तो मैं आपको इसी जो क्लास करा रहा हूँ इसी में मैं आपको 10 से 12 नंबर 15 नंबर का आने वाला है। जो GK GS उसमें से 10 से 15 नंबर आपको देने वाला हूँ यहीं से। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आपको यह कंटेंट कैसा लगा कमेंट करके बताइए। आप वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों तक शेयर करिए। मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद। शुभ रात्रि। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। नमस्कार।